बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वाली वीडियो हम पढ़ रहे हैं प्राइस कंट्रोल एक्ट 2024। ठीक है। इसके पहले हम 5-4 आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, इसका जो पहला आर्टिकल है वो नाम के रिलेटेड, सेकंड वाला डेफिनेशन के रिलेटेड, तीसरा एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड, और जो फोर्थ वाला ये देखने में काफ़ी लेंथी लग रहा है, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं आप। ऐसा इतना से याद रखें कि इसमें ना जो एक फैक्ट्री में जो चीज़ बन रही होती है उस चीज़ से लेकर उसके तरसील, उसकी जो मूवमेंट आती है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर सेल आती है, फिर उसके बाद आता है होल सेल आता है, रिटेलर आता है, उसके सारे पे ना क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, चेक एंड बैलेंस रखी जाती है। ठीक है। जो इसके खिलाफ करती है वो इसको ऑर्डर सजा दे सकते हैं, उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि आप ये चीज़ इसको बंद करें। ठीक है, बस ये बात है। आगे आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 5, जिसको सेक्शन नंबर 5 भी कहते हैं, प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल, हिज पावर्स एंड फंक्शन। प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल ये कौन होता है? इसमें जो होता है ना सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी इसमें कौन सा होता है? इंडस्ट्रीज होते हैं, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमने पढ़ी है काउंसिल में ये उसका नाम है। ठीक है, इस मेंबर भी है, ये काउंसिल का मेंबर भी होता है और ये सेक्रेटरी भी होता है। ठीक है, इसको कहेंगे, इसमें ये सेक्रेटरी होगा, उसके कहाँ से हो सकता है? ये इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। शैल बी प्रोविजनल क्या होगी? ये उनके जो सेक्रेटरी होगा वो क्या होगा? प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल होगा। ठीक है, पर अब जो प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल होगा ना, ये ऑर्डर भी दे सकता है, किसी भी ऑफिस गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर को कह सकता है कि उसकी पावर्स को यूज़ कर सकता है, उसे ऑर्डर दे सकता है कि वो क्या करे, एक स्पेसिफिक एरिया में जाके वहाँ के एसेंशियल कमोडिटीज़ है, एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनकी प्राइस को चेक करे, वहाँ की जाके विजिट करके और मालूमात लेके आए। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो होता है ना, ये भी ये पहले देखिए प्राइस प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल होता है। अब उसके बाद क्या है? ये है डिप्टी कमिश्नर। जो प्रोविजनल होता है ये प्रोविजनल लेवल पे होता है, और जो होता है डिप्टी कमिश्नर होता है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर ये चेयरपर्सन होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम पीरा में बात करें तो ये होता है उसमें हार्डिंग में, तो ये क्या होता है? चेयरपर्सन होता है। अगर पीरा में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे ये क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर चेयरपर्सन होता है। इसी तरह से प्राइस कंट्रोल में बात करें तो ये कौन होगा? ये भी चेयरपर्सन होगा। ये भी प्राइस को कंट्रोल करता है और सप्लाईज को देखते हैं पूरे पूरे ज़िले में। ठीक है, और वहाँ पे वो इसका अपने जो पावर्स उसका इस्तेमाल करता है, और जो होता है ना प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल की बताई गई हिदायत के मुताबिक काम करता है। ठीक है, और जो पहले से ना कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावरिंग एंड परफॉर्मिंग फंक्शन अंडर दिस एक्ट प्रोविजन कंट्रोलर जनरल और अन्य ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम और कंट्रोलर ऑफ प्राइस कंट्रोल सप्लाईज। वो कहते हैं कि ना जो प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल के अंडर जितने भी हैं ना, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्मिंग फंक्शन, परफॉर्मेंस को देखने के लिए, अपने जो पावर्स हैं उनको चेक करने के लिए जो प्रोविजन डोनर होता है या कोई भी ऑफिसर, और उसको हायर कर सकता है। कंट्रोलर ऑफ द प्राइसेस एंड सप्लाईज इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोलर कम्युनिटीज नोटिफाइड बाय हिम। इस साल को कौन नोटिफाई करता है? प्रोविजनल करता है। वो किसको हेड कर रहा होता है? वो सबको हेड कर रहा होता है, जिसमें आ जाता है कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज, ऑफिसर अथोराइज्ड, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे उसके अंडर आते हैं प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल के। ये मंथली भी ले सकते हैं, स्टेटमेंट ऐसा चेक कर रख सकता है, ये पीरियडिकली स्टेटमेंट भी ले सकता है, रिकॉर्ड ये किसी भी प्रोड्यूसर से रिकॉर्ड भी ले सकता है, डीलर से, इम्पोर्टेंट से, किस चीज़ में, और जिस तरह से चाहता है और जब चाहता है वो लेता है। ठीक है, वो किसी भी ना ट्रेड जो एसोसिएशन उसमें जाके चेक कर सकता है, उसको कहीं काम ठीक हो रही नहीं और उसको वेरीफाई कर सकता है। और ठीक है, उसके फिर उनके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। उसके बाद किसी भी चीज़ के बनने का सबूत भी मांग सकता है, उसका सोर्स भी ले सकता है। जहाँ पे वो जो ज़रूरी अमल होगा वो करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो प्राइस है उसको फिक्स करेगा, उसकी कैटेगरी के लिए अवेलेबल करेगा। उसके बाद अगर डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं तो उनको उसी ब्रांड के लिहाज से क्या करेगा? उसको अवेल करेगा, उसकी प्राइस से फिक्स करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? ये जो होता है प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल ऑफिसर हिम या कंट्रोलर प्रिंसिपल
अब ये सारी जो ठीक है, ये सारा फिक्स का प्राइस कौन करेगा? पहले प्रोजेक्ट दोबारा फिर रिपीट हो रहा है। कमोडिटीज़ को प्राइस को फिक्स करेगा, वहाँ पे चेक करेगा, बैलेंस करेगा, उसको देखेगा, उसके बाद ना उसकी प्राइस को जब फिक्स करता है ना, ये सारा कौन काम करता है? प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल या फिर उसके उसी के तरफ से अपॉइंट किया गया कोई भी पर्सन, वो प्राइस ऑफिसर ऑथराइज्ड हो सकते हैं, या कंट्रोलर ऑफ प्राइस कंट्रोल भी हो सकते हैं, और डिप्टी कमिश्नर भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड लेते हैं ना और जो असिस्ट करते हैं, चाहे वो फेडरल की भी हो सकती है, वो प्रोविजनल की भी हो सकती है, वो इस मकसद बस बनाने मकसद का ये होना चाहिए कि वो क्या करे? प्राइस को कंट्रोल करे। वो सर्च भी कर सकते हैं, सीज भी कर सकते हैं, फोर्टेड भी कर सकते हैं स्टॉक को। जहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज उसको चाहिए होती है ना, अगर कहीं भी उसको लगता है प्राइस की हेर फेर हो रही है या फिर वो स्टॉक हो रहा है, प्राइस कम प्राइसेस पे आजकल कम प्राइसेस चल रही हैं, तो उसको स्टॉक कर देगा। फिर बाद में क्या कर, जब अच्छी प्राइसेस इसकी हो जाएंगी तब इसको सेल करके उसके खिलाफ भी मतलब काम किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है, उसको फिर सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ द प्राइसेस। अब कहते हैं कि ना जो होते हैं ना कौंसिल होता है, कौंसिल और जो प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल होते हैं या ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं या कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस कंट्रोल सप्लाईज के, ये जो बंदे होते हैं ना, या तो फिर कौंसिल, एक नंबर पे कौंसिल, या फिर प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल, या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर, या फिर कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड कंट्रोल। ये क्या करते हैं कि ना एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो मैक्सिमम प्राइस होती है उनको स्पेसिफाई करती हैं। ठीक है, और उनकी जो प्राइवेज होते हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है, और इनके भी अपनी स्टेजेस होती हैं जहाँ पे उनको लेन देन की होती है, उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उसकी क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन की जाती है उनकी प्राइसेस की। पॉइंट नंबर 2 कहते हैं कि जो प्रोविजनल पीसीजी होता है ना, प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो उसकी तरफ से वो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर वो होता है जो प्रोविजनल कंट्रोल ऑफिसर जो उसको हायर करता है या फिर उसको रेफर करता है कि ये बंदा आ रहा है चेक एंड बैलेंस के लिए, वो क्या होगा? ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा। या फिर कंट्रोल ऑफ प्राइस कंट्रोल इसको प्राइसेस को रिव्यू करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, उस पीरियड ऑफ, और जिस कानून के तहत बनती है उसके मुताबिक वो उसको क्या करती है फिक्स करती हैं। ठीक है, अब सेलिंग और रीसेलिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, इसमें कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो ख़रीदता है या फिर उसको बेचता है। ठीक है, और उसके ना वो हायर प्राइस जो मैक्सिमम रीच है ना उससे ज़्यादा महंगी बेचता है ना, उसमें इस हालात में उस पर्सन को क्या होगा ना, उसके आगे ना क्या हर उसको ज़्यादा नहीं बेच सकता, क्योंकि हर बंदा जो होता है ना, जो भी दुकानदार है, डीलर है, वो जिसे बेचते हैं उसके उसके पास एक पम्फलेट होता है, एक कागज़ होता है जिस पर वो सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सब्ज़ी होती हैं उस टाइम, मौसम की सब्ज़ियाँ, दूसरी सब्ज़ियाँ, फल, उन सब के क्या होते हैं? प्राइसेस फिक्स होते हैं और वहाँ पे लिखी होती हैं। उसी के मुताबिक वो क्या करते हैं? वो बेचते हैं, खरीदते भी उसी के मुताबिक है। अगर कहते हैं डिस्पोजल ऑफ सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है, इसमें यह है कि अगर कोई बंदा है एसेंशियल कमोडिटी सीज अंडर इस एक्ट के तहत किसी चीज़ को सीज भी कर सकता है, वैसे वैसे सीज कर सकता है अगर किसी जगह पे उसकी जो फिक्स प्राइसेस है उससे ज़्यादा हाई कीमत में उसको क्या कि सेल की जाएगी, तभी उस जगह सीज हो सकती है। ठीक है, वो कहते हैं कि ना अगर जो है उसमें अब प्रॉफिट बेरिंग बैंक अकाउंट इन स्केजुअल बैंक एम्पावर टू रिसीव गवर्नमेंट यूज इफ द इक्वेस्ट पर्सन हुज एसेंशियल कमोडिटीज इज सोल्ड। वो कहते हैं कि ना अगर जो बंदा होगा ना उस पर जो अक्यूज होता है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है ना कि उसने ये बंदे क्या किया है कि ना एसेंशियल कमोडिटीज़ जो थी उसने ना डिस्पोज कर दी हैं या फिर उसने बंद कर दिए हैं या उसने स्टोर कर लिए हैं, तो उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होती है। ठीक है, उसके अंदर फिर उसको एक ना सज़ा दी जाती है जिसकी वजह से उसको वो क्या करती है, उसने पेमेंट करनी होती है। और जो पेमेंट होती है वो पावर नेशनल बैंक में करता है। ठीक है, स्केजुअल बैंक यहाँ पे कौन सी 6 बैंक है, यहाँ बैंक है, नेशनल पाकिस्तान है, हबीब बैंक है, MCB है, HBL है, SFS भी है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अगर कोई ऑफेंस करता है उसके बाद डिपॉजिट करता है ना तो उसको रिलीज़ कर दिया था। अगर किस बंदे ने ऑफेंस किया कि उसने रकम नहीं पे की तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको मज़ीद क्या हो जाएगी? सज़ा मिलेगी। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी डीलर है, इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर है या कोई भी सेलर है, अगर उसने ने क्या किया है कि ना सप्लाई टू द प्रोविजनल सेंटर या किसी भी बंदे को इस तरह की इंफॉर्मेशन के प्रोडक्शन इंपोर्ट या परचेज या स्टॉक या सेल्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना तो उस पर क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं। और इसको जो इन्फॉर्मेशन जो सप्लाई होती है ना वो जिस ये उनके पास वो सब लोग कर सकते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? रिटिंग फॉर्म में दे सकते हैं या फिर जिस तरीके से उसको रिक्वायर होगी। और पेनल्टीज़ क्या होती है? सज़ाएँ।
ठीक है। इसमें ये पेनल्टीज़ की बात है कि पनिशमेंट और पेनल्टीज़ में फ़र्क बता दूँ। अगर किसी इदारे के अंदर कोई लोग हैं ना, कोई ऑफेंस करते हैं, उसको पेनल्टीज़ की कहेंगे, उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलेगी और उसको वही जुर्माना होगा। अगर वो जो है पनिशमेंट, वो बंदा होता है जो उस अथॉरिटी में या ISO एक्ट में उसके एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो किसी और जो सिविल बंदा है या फिर किसी और गवर्नमेंट किसी और कहीं पे एम्प्लॉय है या फिर वो किसी और शोबे से है ना, तो उसको कहेंगे, उसको पनिशमेंट कहेंगे। जैसे विसल ब्लोअर की पनिशमेंट दी जाती है, जबकि जो पीरियड अथॉरिटी के लोग हैं, जैसे पढ़े थे हार्किंग के एक्ट के लोग हैं, उनको की जाती है, पेनल्टीज़ की जाती हैं। और इनकी जो पेनल्टीज़ होती हैं वो होती हैं 3 साल तक हो सकती हैं, या फिर उनको 5 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। उनके जिस तरह का ऑफेंस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कग्निशन। उनके जो ऑफेंस होगा उसकी ना तो बेल होती है और ना ही इसकी माफ़ी होती है। और अपील में ये है कि अगर किसी भी ने कोई बात साबित हो जाती है ना, उसको सज़ा दी जाती है। ठीक है। सज़ा देने के बाद उसको या तो फिर वो क्या करेगा, वो अपना केस जाएगा रेलिवेंट डिविजनल कमिश्नर के पास लेके जाएगा। ठीक है। उसके पहले सब डिवीजन कमिश्नर के पास जाएगा और उसके बाद वहाँ पे अपील करेगा। अगर उसको लगता है कि उसके बात गलत साबित हो गई है ना, तो वो क्या करे जाएगा, उसका अगर उसको वो बात साबित है तो उसको वही सज़ा रहेगी। अगर लगता है ना उसमें कई चेंजेस हैं तो उसको क्या हो जाएगी, छूट रहेगी या रियायत हो जाएगी। ठीक है। और ये कब तक ये कर सकता है, अपनी अपील कर सकता है, ये 15 दिन के अंदर। किसको अपील कर सकता है, प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल को, या उसके उसके रेफर से जो अथॉराइज्ड ऑफिसर होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, उनके सामने क्या करते हैं, अपील फाइल करते हैं। और वो क्या करते हैं, 15 दिन के अंदर उनके पास अगर किसी भी सज़ा मिल गई है ना, ऑर्डर आया, सज़ा मिल गई, सज़ा मिल के बाद वो कहते हैं नहीं ये गलत है, तो वो जाके किसी भी कंट्रोलर के ऑफिसर से जाके उसके साथ पेश हो सकते हैं और अपनी फ़ाइल दर्ज कर सकते हैं। वो कहेगा कि वो 15 दिन के अंदर उसके पास टाइम होगा। ठीक है। अटैम्प्ट्स एंड अबेंडमेंट्स। एक बंदा जो है, जो जिसको सज़ा मिलती है, ठीक है, वो सज़ा काट लेता है। उसके बाद मज़ीद आके वो क्या करता है, मज़ीद वही काम करता है, वही जुर्म करता है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो सज़ा होगी उसको बढ़ जाएगी। ठीक है। पहले उसकी सज़ा थी 3 साल और 5 लाख जुर्माना। ठीक है। अगर सेंसिटिव कम्युनिटीज़ का वो क्या करता है, पर्सनल कंजप्शन करता है, उसको यूज़ करता है नॉट फॉर सेल के लिए, तो उसको कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है। अगर वो बेचना चाहता है ना, या फिर वो उस चीज़ को क्या करता है कि पब्लिक के लिए यूज़ करता है ना, या फिर बेचना चाहता है, उसको वो क्या करेगा, वो ऑफेंस करेगा। ठीक है। ऑफेंस बाय कॉर्पोरेशन, अगर वो कंपनी की तरफ से करती है तो उसको भी सजाएं मिलेगी। ठीक है। ताकि उसकी जो है एक हायरार्की जो है वो मेंटेन रखा जा सके, उसमें करप्शन का कोई ऑर्डर ना हो। और कॉर्पोरेशन में कौन सा हो सकता है, इसमें डायरेक्टर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकते हैं, सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, कोई मेंबर भी हो सकता है, कोई ऑफिसर भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। ठीक है। अब फॉल्स स्टेटमेंट है। एक बंदा है जिसको ना, एक बंदा जो गलत स्टेटमेंट देता है, वो कहता है कि ये बात इस तरह से, वो कहता है कि 3 है उस, या तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। कहते हैं कि एक बंदा है, वो कहते हैं कि एन ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट टू मेक ए स्टेटमेंट एंड फर्निश एन इन्फॉर्मेशन मेक्स एनी स्टेटमेंट एंड फर्निश। ठीक है। अगर बंदा कोई आकर रिपोर्ट देता है, कोई न्यूज़ देता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक है फिर तो इनाम मिलेगा। अगर उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन है फिर क्या करेगी, उसको उस पर यकीन नहीं किया जाएगा, उसके बदले में उसको क्या किया जाएगी, सजा दी जाएगी। ठीक है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को बुक में और लिखा जाए, लेकिन अकाउंट में लिख दिया, रिकॉर्ड में भी, डिक्लेरेशन और रिटर्न इन अदर डॉक्यूमेंट्स शैल ही इज रिक्वायर्ड बाय एनी सच ऑर्डर टू मेंटेन। वो अपने उसके स्टेटमेंट को वो स्टोर तो कर लेगी, लेकिन उसको रिकॉर्ड में अंदर उसके अंदर हर चीज़ को बैलेंस करेगी। पावर टू ट्राई ऑफेंस। अब एक बंदा है ना, वो जो ऑफेंस करते हैं उसको सजा दी जाती है। किस एक्ट के तहत? ये कोड ऑफ क्रिमिनल में 14A के तहत। कोड ऑफ क्रिमिनल कौन सा होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल में 14A के तहत उसको क्या किया जाती है, उसमें स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो इसको सजा देता है। जो अगर ऑफेंस कर लेते हैं उसको सजा देते हैं, फिर कौन देते हैं? मजिस्ट्रेट देते हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट होता है। जो कोड ऑफ क्रिमिनल 1898 के तहत क्या होता है, उसको सजा दी जाती है। ठीक है। अगर कोई बंदा उसको वो क्या करता है, ऑफेंस कर लेता है ना, उसके बाद उस जगह पर उसके उसको ना सजा दी जाती है, उसको जुर्माना कर दिया जाता है। ठीक है। अब कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस। कहते हैं अगर ऐसी जगह पे ऐसा हो जाता है कि ना वहाँ पे किसी चीज़ का कम्युनिटीज़ जो है ना उसको मना किया गया है, वहाँ पे कोई चीज़ का सेल नहीं कर सकते। ठीक है। या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ये जो एक्ट है ना वहाँ पे लागू नहीं होता,
या उसकी प्रोसीजर चल रही हो, ठीक है, या फिर उसकी जो आप पैदावार ज़्यादा उसकी उनकी जो प्राइसेस है उनसे मैच नहीं कर रही हो, तो वो क्या होगा, गैर कानूनी क्या होगी, गैर कानूनी कहलाएगा, ठीक है। अब इसका हम डिटेल पढ़े तो इसका आपको समझ में आएगी। वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कंट्रावेनिंग any order made under this act which prohibit him from doing an act or being in possession of thing without lawful authority or without a permit, license or document, the burden of proving that he has such authority, permit, license or other document shall be on him। अब इसमें कहते हैं कि एक बंदा है जो ना एक काम करता है, वो उसके खिलाफ हो जाता है, इस एक्ट में जो बताया जाता है ना उसके मुताबिक वो काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसको ना कुछ ना वायलेंसेस कर रहा होता है, कुछ ऑफेंस कर रहा होता है। अब वो जब एक अथॉरिटी आती है उसके पास पूछती है आके कि आपके पास कोई लाइसेंस है, कोई परमिट है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो सबूत के तौर पर पेश किया जा सके कि आपने ये काम इस हक के तहत कर रहे हैं। अगर वो नहीं दे पाता ना तो क्या होगा, ये भी एक जुर्म होगा, उसको देना ज़रूरी होगा। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्शन, अगर कहते हैं कि कोई नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी अगेंस्ट प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल, कहते हैं जो प्रोविजनल कंट्रोल जनरल जिसके पास ऑथराइज ऑफिसर होता है या फिर कंट्रोलर ऑफ प्राइस कंट्रोल होता है, उनके खिलाफ कोई भी इस केस नहीं किया जा सकता, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। अब उसके बाद है पावर टू मेक रूल्स। अब पावर के पास किसके पास पावर, डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास होती है, नोटिफिकेशन जारी कर जिसमें वो क्या करती है, अपने रूल्स को बताती है। उसके बाद फ्रेम कौन करता है, ये भी गवर्नमेंट करती है, इसमें अथॉरिटी करती है। अथॉरिटी में कौन हो जाती है, काउंसिल आ जाती है। फ्रेम रेगुलेशन रूल्स बनाता कौन है, गवर्नमेंट। फ्रेम कौन करता है, अथॉरिटी करती है। अमेंड कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। और रेडिंग इफेक्ट यहाँ पे आएगा तो फिर किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राइस कंट्रोल को ज़्यादा दी जाएगी। जो जिस एक्ट होता है जिस चीज़ पे काम कर रहा होता है उसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर दी जाएगी। रिपील एंड सेविंग, इसमें एक बंदा जो होता है ना, प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस 2023 वी ऑफ 5 ऑफ 25 इज हर्बरी रिपील्ड। इसमें रिपील्ड की बात हो रही है। रिपील जो होती है ना, ये इसको रिपील का मतलब होता है कि इस चीज़ को ना रद्द-बदल कर देना। ये जो फैंस पेश किया गया है ना, ये 2023 का जो ऑर्डिनेंस हुआ था, 2023 में जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था ना, उसी को रिपील करके क्या कर दिया गया, एक लॉ बना दिया गया है, ठीक है। अब बस आज का हमारा इतना था। देखिए 23 तक पूर्ण हो चुका है हमारा आर्टिकल। 2 वीडियोस में पोस्ट मिला। पहले वीडियो में था हमारे पास समरी थी और दूसरी वीडियो में इसकी एंड डिटेल था। ये बहुत ज़्यादा इजी, में कुछ खास याद करने वाला नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें जो होता है वो कंट्रोलर होता है, इसके काउंसिल में कौन लोग हैं, इसका प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल होता है, उसके बाद ऑथराइज ऑफिसर होता है, एक कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड कंट्रोल होता है, हर चीज़ को देख रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, वो किस चीज़ का ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है। और वो उसके बाद क्या होता है कि ना, नीचे जो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो आप पे आ जाता है डिप्टी कमिश्नर, जो इसको हेड कर रहा होता है, हर चीज़ को देखभाल कर रहा होता है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हम अगली वीडियो में देखते हैं हमने क्या पढ़ना है, तो आपके अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।